तो आप सबने पंखे को घूमते हुए देखा होगा। आज जानते हैं उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है इसकी वजह से वो घूम जाता है, ऐसा क्या इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर घूम जाता है। या आपने मिक्सर, जूसर, जो भी चीज़ घूमते हुए जिस चीज़ को देखा होगा उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो चीज़ कंप्लीटली रोटेट कर जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ जो हमें सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन दे सके आफ्टर अप्लाइंग करंट, तो उसे उस सब चीज़ों को हम मोटर बोलते हैं। ठीक, ये चाहे वो छोटा सा मिक्सर हो सकता है, ग्राइंडर हो सकता है, फैन हो सकता है, बड़ी मोटर हो सकती है जिससे हमारी ग्रास कटिंग मशीन या आटा चक्की बोलते हैं उसको, वो सारी चीज़ें मोटर होती हैं। अगर उनसे एक लगातार सर्कुलर मोशन हमें मिल सकता हो और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर, तो उसे क्या बोलते हैं, हम मोटर बोलते हैं। तो ये सब किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ये इस प्रिंसिपल को बेस्ड है कि जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो इस साइंस के ऊपर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी बनाएगी, इसको मोटर कहते हैं। देखो, साइंस होता है कि सिंपल इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना, और उसकी एप्लीकेशन को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो मोटर दरअसल टेक्नोलॉजी है इस साइंस की कि कोई इस प्रिंसिपल की कि किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। ठीक, तो आज इसको हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रिक मोटर, इसके डिटेल हम जानेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जिसे हमने राइट हैंड थंब रूल से पढ़ा अभी तक। असल में वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। मतलब जो डायरेक्शन निकालने के लिए जो हम यूज़ करते राइट हैंड थंब रूल, असल में वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। ठीक, ऐसा बाय मिस्टेक हो गया, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं अक्सर वैसे भी इस चीज़ को यूज़ नहीं करता हूँ। आपको लास्ट में मैं खुद सिखाई दूंगा कि हर जगह मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, वो है राइट हैंड थंब रूल। उससे सारे काम हो जाते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट सब रूल उसी के अंदर अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। तो गलती से हो गया। अब जो भी क्वेश्चन हमने किया उसके ऊपर बेस, तो उनमें थोड़ा चेंज कर लेना। जो भी हमारा जो भी डायरेक्शन आ रही है, असल में आंसर उसके अपोजिट आएगा। हम जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से सोल्व कर रहे थे अभी तक, वो दरअसल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सोल्व होंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है मोटर में। तो जैसा भी बताया, मोटर में एक मूविंग पार्ट होता है जो लगातार सर्कुलर मोशन में आ जाता है, जिससे लगातार एक सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस होता है। तो इसकी सिंपल अरेंजमेंट कैसे बनाई गई? हमने एक लूप लिया। लूप का मतलब होता है जिसमें से हमें लगातार करंट क्लोज पाथ में फ्लो कर सके, उसे बोलते हैं हम लूप। तो हमने एक सिंपल लूप लिया, स्क्वायर लूप, जैसा मर्जी लूप ले सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने स्क्वायर लूप लिया है। ABCD इसको नाम नेमिंग कर देता हूँ। ABCD हमने एक लूप लिया है, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाए गए हैं। ये सिंपल सिंबॉलिकली यूज़ किया गया। असल में हम इस, देखो, शो तो हम ये कर रहे हैं हॉर्सशू मैग्नेट या बार मैग्नेट शो करते हैं, लेकिन असल में कोई मोटर में हॉर्सशू मैग्नेट या बार मैग्नेट यूज़ नहीं होते। जो बड़े लेवल पे यूज़ होते हैं किसी में यूज़ नहीं होते, क्योंकि उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उसको घुमा सके। ये बात हमने सोलेनोइड में भी जानी थी। तो उसी की वजह से, तो अभी तो सिंपल हम सिंबॉलिकली समझ रहे हैं इसको, बस इसीलिए हमने यहाँ पे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल शो किया है। ये हॉर्सशू मैग्नेट के भी हो सकते हैं, तो ऐसा अपनी बुक में पढ़ा हुआ, तो वो सिर्फ उस चीज़ के लिए है। असल में प्रैक्टिकली कभी हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते। तो ये हमने दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक नॉर्थ और साउथ पोल लिए हैं। किसी हॉर्सशू के ऐसे हो सकते हैं। इसकी वजह से नॉर्थ से साउथ यानी कि फील्ड कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में लगातार एक फील्ड जा रही है, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इस तरफ यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, बी से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बी अलग सिंबल है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, तो ये स्मॉल बी हो गया। ठीक, तो ये हमारा एक स्क्वायर लूप है। एक जो इसको बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? देखो, अगर आप सिंपल उस लूप को, करंट कैरिंग वायर को वहाँ पे रखोगे तो उस पर अलग अलग हिस्सों पे एक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ सकती है या एक्सपैंड हो सकती है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड कर सकती है। तो उसको उससे बचाए रखने के लिए हम एक एक्सेल के ऊपर, एक फिक्स सपोर्ट के ऊपर अपनी वायर को लपेटते हैं। ये आपने जब मोटर बांधते हुए कभी देखा हो तो उसके ऊपर भी होता है, एक फिक्स एक्सेल के ऊपर, एक रोड के ऊपर हम वायर्स को ऐसे टर्न देते हैं। तो उसको पूरे को हम आर्मेचर बोलते हैं। मतलब एक एक्सेल के ऊपर जो वायर लपेट दी जाती है तो वो पूरी आर्मेचर कहलाती है। ठीक, तो ये एक आर्मेचर नाम से भी इसको बोला जाता है। इसलिए वैसे सिंपल लूप है, करंट कैरिंग लूप है, अगर इसको इसी एक्सेल के ऊपर लपेट दिया जाए तो फिर ये आर्मेचर बन जाती है। ठीक, तो अभी इसको मैंने जो प्लॉट किया वो डीसी मोटर है। देखो होता क्या है, अगर आप इसको रखोगे ऐसे, AB में से करंट जा रहा है, इधर से सपोज करंट यू फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ और ऐसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो AB वायर पे फोर्स करंट कहाँ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और फील्ड कहाँ पे होगी? इस तरफ होगी। तो अगर मैं राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करें हम अपने वाला, तो करंट की तरफ क्या जाएगा? ऊपर की तरफ करंट, और फील्ड कहाँ होगी? उस तरफ। तो कहाँ जा रहा था हमारा? इनसाइड, यानी कि जो AB पोर्शन हमारा आ रहा है उस पर फोर्स बन रही है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर या इनसाइड द बोर्ड, एक फोर्स उस पर आ रही है।
ठीक ऐसे ही अगर हम BC पे फोर्स देखें तो मतलब यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, इसको क्रॉस से यानी कि डाउनवर्ड फोर्स आ रही है। अगर आप BC पे फोर्स देखोगे तो BC पे कोई फोर्स नहीं आएगी, क्योंकि BC की जो करंट है वो फील्ड के अलॉन्ग ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो ऐसे केस में नेट फोर्स जो एक्सर्ट होती है वो जीरो होती है, 180 एंगल हो या 0 डिग्री एंगल हो, यानी करंट उस फील्ड के अलॉन्ग ही जा रहा हो या उसके अगेंस्ट जा रहा हो, दोनों केस में नेट फोर्स उस पर जीरो होती है, उस वायर पे या उस फ्रेम उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो BC के ऊपर जो फोर्स हो गई वो हो गई जीरो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप CD पे फोर्स देखोगे तो CD करंट आ रहा है नीचे और फील्ड है उस तरफ, फोर्स कहाँ बनी, थंब कहाँ आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन। तो यहाँ पे फोर्स आ रही है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यानी डॉट से रिप्रेजेंट होगी। और ऐसे ही अगर आप DA पे फोर्स देखो तो वो जीरो आ जाएगी, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट जा रहा था, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इस फ्रेम को समझा जाए, तो इस फ्रेम के ऊपर इस वाले हिस्से पे फोर्स लग रही है अंदर, इस पे फोर्स लग रही है बाहर, तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो इस वजह से इस पर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं हम टॉर्क। तो इस पर एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, नेट फोर्स इस पर जीरो है, क्योंकि इस तरफ डाउनवर्ड फोर्स है, इस तरफ अपवर्ड फोर्स है, तो नेट फोर्स तो उस पर है नहीं। लेकिन वो फोर्स इस तरीके से अरेंज हो रही है कि वो एक उस पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है, तो उसको वो घुमा देती है। ठीक, जिसकी वजह से हमारी जो मोटर होती है उसको वो मूविंग फोर्स मिलती है, इसकी वजह से वो टर्न ले पाती है, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर पाती है। ठीक, तो अब AC इसके बाद दिक्कत क्या होती है, देखो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान समझने, थोड़ा सा कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को इसमें रहती है। तो जैसे ही ये घूमेगा, मतलब ये वायर से टर्न लेगी, तो आप समझ सकते हो कि ये जो मेरा हिस्सा है, इसी तरीके से एक वायर भी अटैच होगी इसके साथ। जैसे जो ये वायर है, इसी तरीके से अगर मैं इसको फिक्स वायर से जोड़ दूं तो उससे क्या होगा कि जब ये टर्न लेगी तो वायर, जैसे मेरे हाथ आपस में वाउंड अप हो गए हैं यानी लिपट गए हैं, तो इसी तरीके से वो वायर भी लिपटती चली जाएगी, और जितनी बार ये मोटर टर्न लेगी उसी तरीके से वायर पूरी लिपट जाएगी और वो खिंच जाएगी, टूट जाएगी, और आप समझ सकते हो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कभी भी इसका जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन हम फिक्स नहीं देते, मतलब ऐसे तार को जैसे होता है ना बिल्कुल उसको पूरा लपेट दिया जाता है, तो उस तरीके कनेक्शन हम इसे कभी नहीं देते। हम यहाँ पे कनेक्शन एक ब्रश ब्रश के थ्रू देते हैं, मतलब ब्रश यानी कि एक ऐसा कनेक्शन देता है जो जल्दी से कनेक्शन अपना छोड़ देगा। जैसे मान लो अगर हम इसमें अगर वायर यहाँ पे जा रही थी तो ब्रश सिंपली अटैचमेंट होती है। एक तो वायर को होता है कि आप ऐसे उसको पकड़ के बांध दो, फिर तो वायर कनेक्शन छोड़ेगी नहीं। एक होता है वायर को सिंपल ऐसे टच करा दिया जाता है, ब्रश ऐसे टच कर लेता है, तो जब वो कनेक्शन जहाँ पे भी दिए गए हैं तो वो उसके ऊपर से रब करते हुए निकल जाता है। यानी ये कनेक्शन जो उसका जो वायर है, जो मेरे हाथ अगर मैं वायर का रूप की तरह आप उसको रेंज देखो तो उसके बीच में अगर कोई चीज़ घूमेगी, मैं कोई बुक ले लेता हूँ, मान लो ये बुक है, तो अब ये घूमेगी तो मेरे हाथ कनेक्शन छोड़ देंगे, उससे मेरे हाथ नहीं लिपटेंगे, सिंपल वो अंदर की चीज़ मूव कर जाएगी। इसलिए हम इसमें ब्रश यूज़ करते हैं टू मेक द कॉन्टैक्ट। क्लियर पॉइंट। तो ब्रश किस लिए यूज़ हुए हैं उसमें, टू मेक द कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट, यानी कि लगातार कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए हमने उसमें ब्रश यूज़ किए। तो ये यहाँ पे ब्रश यूज़ होते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, सिंपल ऐसे फिक्स हो जाते हैं उसके साथ में, और इनका काम होता है कि डिस्कनेक्ट भी आराम से हो जाए और कनेक्ट भी आराम से हो जाए, और वायर में टर्न ना आए, वायर लिपटे ना। तो सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए ब्रशेज़ का यूज़ होता है। तो ये पहली चीज़ थी, ब्रश जिसमें यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है रिंग। अगर आप देखो सिंपल तार ही हो, आप इमेजिन करो अगर सिंपल वायर हो, वो वायर यूँ रब करके जाएगी तो वो तो स्लैक हो सकती है, मतलब ढीली हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि टच करे और वो मुड़ जाए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ से वो अलग हो सकते हैं, कनेक्शन टूट सकता है बीच में ही। मतलब ये ब्रश है अगर, तो वायर को सीधा यहाँ पे कनेक्शन अगर आप ऐसे दोगे तो बीच में टच करके ये मुड़ सकती है। इसीलिए इसको लगातार कॉन्टैक्ट देने के लिए हम एक्सल के साथ यहाँ पर एक सॉलिड कॉन्टैक्ट देते हैं, यानी रिंग्स यूज़ करते हैं। समझे, रिंग यानी कड़ा, उस टाइप की चीज़ हम यूज़ करते हैं जो सॉलिड होती है, जो जब इसके हाथ रब करते हुए जाएगी तो मुड़ेगी नहीं। वो रिंग हम इसमें यूज़ करते हैं। समझ में आया पॉइंट। अब एक और पॉइंट कि वो रिंग की शेप कैसे होगी, किस तरह की रिंग यूज़ होती है। तो दो तरह की मोटर होती हैं, एक AC मोटर जो AC करंट के ऊपर ऑपरेट होती है, एक DC मोटर जो DC करंट के ऊपर ऑपरेट होती है। फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लो इसमें देखो अभी क्या हो रहा है, करंट जा रहा है इसका ऊपर, तो फोर्स आ रही है नीचे की तरफ, मेरी तरफ आ रही है। इसमें करंट जा रहा है नीचे, फोर्स आ रही है आपकी तरफ, तो इस वजह से ये यूँ टर्न ले गया, घूम गया। अब अगर ये यहाँ पे आ जाए, ये चीज़ अगर यहाँ पे आ जाता है एज इट इज़, यूँ की घूम करके ऐसे आ जाता है, इस वाले हिस्से में करंट अभी भी अगर नीचे जाता रहेगा और इस वाले हिस्से में करंट अगर अभी भी ऊपर जाता रहेगा, ऐसा स्टार्टिंग में था, तो वैसा करने से इस पे फोर्स फिर से कहाँ बन जाएगी, मेरी तरफ, इसे फोर्स बन जाएगी आपकी तरफ, और ये वापस टर्न ले जाएगा। कुछ समझ में आया। अगर इसमें कोई चेंजमेंट नहीं की गई, इसमें लगातार इसको हाई टर्मिनल से मेंटेन रखा गया,
यानी इधर वाला हिस्सा लगातार बैटरी के हाई टर्मिनल से हाई वोल्टेज से कांटेक्ट में रहेगा और दूसरे वाला लो में लगातार रहा, तो वैसा करने से इसमें करंट हमेशा ऊपर रहेगा, फोर्स अंदर रहेगी, इसमें करंट हमेशा नीचे रहेगा, फोर्स बाहर रहेगी और ये आधा चक्कर काट के वापस आ जाएगी। ठीक, और ये इस तरीके से रोटेट करेगी, यानी कि ये फिर ये मोटर नहीं कहलाएगी क्योंकि वो कंप्लीट रोटेशनरी मोशन नहीं हुआ। जब वो पूरा चक्कर काट जाती है और लगातार ऐसा मोशन हमको दे सकती है तभी उसको मोटर बोलते हैं, अदरवाइज उसको मोटर नहीं बोलेंगे। ऐसा अब जैसे वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा उसका मोशन इस तरीके का होता है, तो वो मोटर नहीं होती, वो मोशन उसका अलग ही है, वो मोटर नहीं है। मोटर बोलते हैं उस मोटर से वापस कनेक्शन इस तरीके से अरेंजमेंट किए गए कि वो वापस उस दूसरे तरीके से घूमता, मतलब इस तरह के मोशन को मोटर वैसे बोल नहीं सकते। तो पॉइंट समझ में आया? तो कुछ भी करके हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब इसका करंट ऊपर जा रहा था तो जब ये हिस्सा यहाँ से यहाँ पहुँचे तो इसका करंट क्या हो जाए, नीचे की तरफ हो जाए। जो करंट पहले ऊपर था वो करंट कहाँ पे हो जाए, अब नीचे की तरफ हो जाए, और इसका जो करंट पहले नीचे था वो कहाँ पे हो जाए, ऊपर की तरफ हो जाए। अगर ऐसा रहा तो फिर ये वापस अपना चक्कर पूरा कर पाएगी कि इस पर फोर्स फिर अगली बार अंदर की तरफ हो जाएगी और इस हिस्से में बाहर हो जाएगी, फिर ये चक्कर अपना कंप्लीट कर पाएगी। समझ में दिक्कत क्या आ रही है? अब इस दिक्कत का सॉल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है एसी में, क्योंकि एसी अपने आप हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, तो वहाँ हमें टेंशन नहीं है। यानी कि अगर आप इसको एसी पे चलाओगे इस मोटर को तो ये लगातार घूमती रहेगी, बस फिर आपको ये करना है कि वो कनेक्शन मेंटेन रहे, वो ऐसे रब करते हुए जाती रहे और लगातार एक कनेक्शन मेंटेन रहे। इसीलिए हम जब एसी मोटर बनाते हैं तो कंप्लीट रिंग यूज़ करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कड़ा यूज़ करते हैं, वैसे लगातार उसके अंदर से घूमता रहता है, चलती रहती है, तो मोटर रब करती रहेगी, कनेक्शन मेंटेन रहेंगे। वो अपने आप से क्या हो रहा है, ये एक साइकिल में ये हाई पोटेंशियल है, अगली में ये हाई पोटेंशियल है, तो करंट की डायरेक्शन अपने आप से रिवर्स होती रहती है और वो मोटर लगातार पूरा चक्कर काटती रहती है। ठीक, ये होती है हमारी एसी मोटर। लेकिन हमारे सिलेबस में डीसी मोटर है, डीसी मोटर में वो दिक्कत नहीं होती। डीसी मोटर में क्या वो हमें फैसिलिटी नहीं है। डीसी मोटर में ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहेगा और ये हमेशा लो पोटेंशियल पे रहेगा। ऐसा करने से जो भी कनेक्शन के साथ बना हुआ है वो ऊपर जाता रहेगा और वो लगातार मतलब वो इसी तरीके से रोटेट करेगी। तो हमने क्या किया, इस तरीके से उस रिंग को लगाया। ये तो ब्रश हो गया, ब्रश के साथ अंदर लगती है फिर रिंग को इस तरीके से लगाया कि वो इसके साथ अटैच कर दी, आधी रिंग इसके साथ अटैच कर दी, आधी रिंग इसके साथ अटैच कर दी। देखो ध्यान समझना, ये एक रिंग यहाँ जुड़ी हुई है, उसके बाहर लगा हुआ ब्रश और बीच में ये आर्मेचर। ऐसी एक रिंग यहाँ पर है, आधी रिंग, और उसके साथ लगा हुआ ब्रश, उसके साथ ये अटैचमेंट है। इससे क्या होगा कि जैसे ही ये घूमेगा, यूँ घूम के जाएगी, ये हमारा हो गया ब्रश, ये रिंग यहाँ से घूमते हुए जाएगी और हाफ साइकिल के बाद अपना कांटेक्ट इससे तोड़ देगी और अपना कांटेक्ट किससे बना लेगी, दूसरे वाले से बना लेगी जो किस पे है, लो पोटेंशियल पे है। इस वजह से ये वाला एंड एक बार तो हाई पोटेंशियल से टच हुआ आधे के बाद, और एक बार किससे टच हुआ, लो पोटेंशियल टच हुआ, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो पाती है। अगर आप ऐसा ना करते, कंप्लीट रिंग इसमें यूज़ कर लोगे तो कंप्लीट रिंग क्या करेगी, डायरेक्शन को रिवर्स नहीं होने देगी, वो एक ही पोटेंशियल बन जाएगा और वो पोटेंशियल उसमें लगातार फ्लो करते हो। उससे पहले तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, तो खाली ब्रश भी आप यूज़ करोगे तो शॉर्ट सर्किट होने के आसार भी रहते हैं। तो इसलिए उसमें क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं ताकि वो इससे कॉन्टैक्ट तोड़ दे अपना और लगातार कहाँ चल जाए, दूसरी तरफ चले, कॉन्टैक्ट लगातार उसका बना रहे। ठीक, तो डीसी एसी मोटर में ज़्यादा चेंज की जरूरत नहीं होती हमको, वो खुद ब खुद डायरेक्शन रिवर्स करता है और अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन डीसी मोटर में हमें डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए स्प्लिट रिंग्स यूज़ करनी पड़ती हैं, यानी आधी कटी हुई रिंग्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन या आमतौर पे क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि वो ये होता है कि स्प्लिट रिंग का पर्पज़ क्या है, किस लिए स्प्लिट रिंग हम यूज़ करते हैं। तो स्प्लिट रिंग का पर्पज़ होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। इस पर्पज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्प्लिट रिंग्स। ऐसा किस लिए किया गया, नहीं तो हमारा जो मोशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, वो ऐसा आधा अधूरा रह जाएगा। समझ में आया? ये था हमारा मोटर यानी डीसी मोटर। तो बाकी सब कनेक्शन उसी के ऊपर बेस्ड है। ब्रश है, यहाँ पे स्प्लिट रिंग है, ये डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन है। रेयर चांस है कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, पर आप सिंपल लिख सकते हो कि हम यहाँ पे एक हॉर्सशू हॉर्सशू शेप का मैग्नेट लेंगे और उसमें एक आर्मेचर रखेंगे, वो घूम जाएगी। ये सिंपल अरेंजमेंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे कभी आया नहीं है क्वेश्चन। इस पे 3 ही आते हैं, या तो इसका प्रिंसिपल क्या है वो बताओ, या फिर इसमें आता है स्प्लिट रिंग का पर्पज़ क्या है, या ब्रश का पर्पज़ क्या है। तो क्लियर पॉइंट। और एक बात वो ध्यान रखना शुरू में कि वो फ्लेम इस राइट हैंड नहीं था, वो लेफ्ट हैंड रूल था, बस उसको लेफ्ट से लगाना, बाकी सारा का बात सेम थी। जो भी था वही सेंटर फिंगर करंट है, वही 4 फिंगर फील्ड है, वही थंब मोशन में है।